नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर कवर कर लेते हैं और ये जो करंट अफेयर का डाटा आप देख रहे हैं ये दिसंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक का पूरा कवरेज देता है। इसे देखकर आप परीक्षा के लिए लाभान्वित हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ वाला हिस्सा शुरू होता है और इसमें पहली हेडिंग आप देख रहे हैं कि काशी यानी वाराणसी को उत्तर प्रदेश में है। इसको संघाई सहयोग संगठन की SCO यानी संघाई सहयोग संगठन इसकी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया जाएगा। ये एक मुद्दा है और ये खास बात है। शंघाई सहयोग संगठन यानी अंग्रेजी में कहा जाए तो संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भारत की ओर से काशी को 1 वर्ष के लिए सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए सभी विभागों के समन्वय से बनारस का डोजियर यानी बायोडाटा जो है वो तैयार किया जाएगा। और इसमें साल भर में होने वाले आयोजन, प्रमुख स्थल, खान पान सहित जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें प्रमुखता से हाईलाइट किया जाएगा, उनका उल्लेखन किया जाएगा क्योंकि संस्कृति में ये सब शामिल होते हैं। और एक और बात है कि स्मार्ट सिटीज़ पूरे अभियान की नोडल एजेंसी होगी। तो नोडल एजेंसी कौन सी है ये पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक के लिए भारत को इसके लिए चुना गया है। तो ये है मुद्दा। अब इसके बाद अगले टॉपिक को देखते हैं। अगले वाले में कहा गया कि 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है उत्तर प्रदेश में। तो 7 जनवरी 2022 को, यहाँ आप देखें 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री मतलब नितिन गडकरी जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 14,169 करोड़ रुपए, मतलब अच्छी खासी धनराशि है, इससे करीब 336 किलोमीटर की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो राजमार्ग बनाने और सड़कें बनाने का काम बड़ी ही तेजी से चल रहा है और उसी में ये सब भी है। अब यहाँ आप देखें, मथुरा, हाथरस, बदायूं, बरेली हाईवे के विकास से तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिविटी, यातायात की समस्या, इन सब का समाधान हो जाएगा। मतलब कनेक्टिविटी अच्छी खासी मिल जाएगी और यातायात की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। आगरा इनर लिंक रोड, माफ कीजिएगा, आगरा इनर रिंग रोड और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले बाईपास के निर्माण से आगरा शहर को ट्रैफिक जाम से, क्योंकि बाईपास बना दिया तो जो आधा ट्रैफिक है वो वहाँ से निकल जाएगा, जो भारी वाहन है उनके लिए बाईपास हो गया, तो इससे आगरा शहर जो ट्रैफिक जाम से जूझता था उससे उसे छुटकारा मिल जाएगा और यात्रा कम समय की होगी, सुलभ होगी। आगरा जलेसर एटा सड़क बनने से पीतल उद्योग के व्यापारियों को सहूलियत होगी सामान ले आने ले जाने में, ये आपने देखा। और श्री गडकरी ने 7 जनवरी 2022 को ब्रज के 84 कोशी परिक्रमा मार्ग के विकास की भी घोषणा की, ये भी एक मुद्दा है। और इस मार्ग को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा। तो ये नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और भारतमाला परियोजना चरण 2 में इसको शामिल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मार्ग को अयोध्या के 84 कोशी परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा मार्ग की तरह विकसित किया जाएगा, मतलब जैसा अयोध्या वाला है बिल्कुल उसी तरह से विकसित किया जाएगा। और आसपास के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को इसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मथुरा के अलावा ये मार्ग राजस्थान, हरियाणा के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ से भी गुजरेगा। तो इतनी लंबी चौड़ी इसकी कनेक्टिविटी होगी, इसे आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला मैटर है उसमें हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोवर्धन, मथुरा में प्रसाद परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। आजकल ज़्यादातर परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन हो रहा है और ये सब कोविड के आने के बाद से हुआ है। तो यहाँ आप देखें 7 जनवरी 2022 की ये तारीख है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी जी जो हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के गोवर्धन यानी मथुरा में प्रसाद परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, डिजिटल तरीके से। और स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत रामायण और बुद्ध सर्किट जैसे जो आध्यात्मिक सर्किट हैं उनके जरिए पर्यटन की अवसंरचना को मजबूत करने की योजना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ धनराशि भी ध्यान दीजिएगा और जो इसमें पूरा तथ्य है उसको भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि सीधे फैक्ट पूछ लेता है और कभी कभी कुछ स्टेटमेंट देकर पूछता है कि इसमें से बताइए सही कौन सा है, तो इसलिए दोनों ही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब तक प्रसाद परियोजना या प्रसाद योजना जो है, इसके तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक और जो धरोहरें हैं मतलब सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनके कायाकल्प के लिए 1200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। मतलब अच्छा खासा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया है और कुल आवंटन का ये लगभग 25% है। मतलब जो कुल आवंटन है उसका ये मात्र 25% है। तो अब आप सोच सकते हैं कि पूरा अमाउंट कितना होगा। प्रसाद योजना के तहत गोवर्धन मथुरा के विकास की परियोजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा 39.73 करोड़ रुपए की लागत से जनवरी 2019 में मंजूरी दी गई थी। तो अभी चर्चा में इसलिए है, यहाँ आप इसके चर्चा में रहने की वजह देख रहे हैं। मतलब वर्चुअल माध्यम से ये जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, इन्होंने जो प्रसाद परियोजनाएं हैं इनका उद्घाटन किया है।
तो इसलिए ये एक बार फिर से हाईलाइट हो गया है। इसके बाद आप आगे देखें अगला वाला मैटर। उत्तर प्रदेश के 14 व्यक्ति जो है वो पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित हुए। पद्म पुरस्कार ये नागरिक सम्मानों में श्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं, मतलब भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च है, उसके बाद पद्म पुरस्कारों का ही नंबर आता है। तो पद्म पुरस्कार वही चीज़ बताई गई है कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, और ये एक नहीं है बल्कि 3 है, अलग अलग कैटेगरी इनकी होती है। आप जानते ही हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सबसे छोटा वाला पद्मश्री होता है, और यहाँ तीनों श्रेणियाँ आपको बता दी गई हैं। 128 पद्म पुरस्कार इस साल दिए गए, ये संख्या भी पूछी जा सकती है। और इसमें 4, अब देखिए पद्म पुरस्कार 128 हैं टोटल, सबसे ज़्यादा पद्मश्री दिए जाते हैं, और 4 जो है इसमें पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री पुरस्कार, ये ध्यान दीजिएगा। 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस, यहाँ देखें 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जी ने 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। ये गणतंत्र दिवस का नंबर याद रखिएगा, और यूपी के 14 व्यक्तियों को इस पुरस्कार की सूची में स्थान मिला है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब इसमें खास बात सिर्फ ये है कि कितने पद्म अवार्ड मिले हैं, कौन सी कैटेगरी में कितना दिया गया है, और इसमें अब यूपी वाला जो डाटा है उसको देखिए। तो 9 व्यक्ति जो है उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। अब ये पद्मश्री से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है, तो इसमें सुश्री कमलिनी अस्थाना है और सुश्री नलिनी अस्थाना है, मतलब ये जोड़ी में इन्हें दिया गया है। तो कला का क्षेत्र इनका है। इसके अलावा आप देखें श्री शिवनाथ मिश्रा जी हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में मिला है, शीश राम को कला के क्षेत्र में मिला है, सेठपाल सिंह को कृषि के क्षेत्र में मिला है, और शिवानंद जी जो है इन्हें अन्य जो योग वाली कैटेगरी है उसमें दिया गया है। असल में इसमें कैटेगरी बटी हुई है, तो जो अन्य वाला सेक्टर है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अजय कुमार सोनकर जो है इन्हें विज्ञान और जो अभियांत्रिकी वाला क्षेत्र है उसमें दिया गया है। सुश्री अजीता श्रीवास्तव जो है इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, और कमलाकर त्रिपाठी जो है इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अतिरिक्त आप देखें सुश्री विद्या बिंदु सिंह जी जो है, यहाँ आप देखिए ये दिया हुआ है, विद्या बिंदु सिंह जी जो है इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये तो हमने पद्मश्री की सूची देखी। अभी पद्म विभूषण और पद्म भूषण को देखते हैं। तो 3 व्यक्ति जो है उन्हें यूपी से पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें राधे श्याम खेमका है, इन्हें मरणोपरांत मिला है, मतलब ये अपने जीते जी इस पुरस्कार को नहीं देख पाए, और साहित्य और शिक्षा का क्षेत्र इनका था। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत, इनको भी मरणोपरांत मिला है। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी आप जानते हैं। श्री कल्याण सिंह जी को भी मरणोपरांत ही मिला है, पद्म विभूषण से नवाजा गया है, और इनका जो क्षेत्र था वो सार्वजनिक मामले था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बिपिन रावत जी का क्षेत्र जो है वो सिविल सेवा है, ठीक है। और देखिए 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण से नवाजा गया है उत्तर प्रदेश के। तो इसमें श्री राशिद खान जी हैं, कला के क्षेत्र में इन्हें प्राप्त हुआ है, और वशिष्ठ त्रिपाठी जी हैं जिन्हें कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये हमने देखा साहित्य और शिक्षा वाले क्षेत्र में कई सारे व्यक्तियों को मिला है। तो यूपी के जितने भी हैं उनका क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, कौन से व्यक्ति को किस कैटेगरी में पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इसमें मैटर है करंट अफेयर का, वो है आगरा महायोजना 2031, मतलब लंबा टारगेट है। इसे आगरा मास्टर प्लान भी कहा जाता है। तो आगरा विकास प्राधिकरण यानी जिसे ADA शॉर्टकट में हम कहते हैं, उसकी 136वीं बोर्ड बैठक में 5 जनवरी 2022 की बात है कि आगरा महायोजना 2031 को लॉन्च किया गया, मतलब मंजूरी दी गई, और शहर के 5 क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। मतलब आगरा शहर के जो 5 क्षेत्र हैं उनका सत्यापन, मतलब भौतिक सत्यापन वहाँ पर होगा, और इन क्षेत्रों में 60% आबादी अगर आवासीय है, मतलब 60% हिस्सा जो है वो कैसा है, आवासीय है, तो आवासीय क्षेत्र में मानते हुए महायोजना में इनको शामिल किया जाएगा। तो पहले एक तरह का सर्वे होगा कि कौन इसमें शामिल होने लायक है और कौन सा नहीं। आगरा महायोजना यानी आगरा मास्टर प्लान इसे कहा जाए, 2031 तक का इसका जो टारगेट है उसे आप देख रहे हैं। ये पहली बार 10 साल के लिए तैयार की गई है, तो वो तो दिखाई ही दे रहा है, आप इसमें स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। इसमें 14 जोन होंगे, और इनर रिंग रोड, ग्रेटर आगरा सहित अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। नए बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा, और स्ट्रीट वेंडिंग जोन जो है इस पर भी फोकस रहेगा। तो जितनी और संरचनाएं हैं उसके डेवलपमेंट पे यहाँ ध्यान दिया जाएगा। आगरा मास्टर प्लान में प्राधिकरण ने पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया है, ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया है, और इसमें 3 नियम शामिल किए। ताज के अलावा रामबाग तक यमुना के दोनों ओर फैले ताज धरोहर क्षेत्र में स्मारकों से 100 मीटर के अंदर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ताज धरोहर क्षेत्र में स्मारकों से 100 मीटर के अंदर कोई निर्माण नहीं हो सकता है। और ये एक प्रशंसनीय पहल है, क्योंकि सांस्कृतिक धरोहरों के ज़्यादा नज़दीक अगर कोई नया निर्माण होता है तो इससे उन्हें क्षति पहुँचती है और उनकी शोभा भी खराब होती है। तो ये धरोहरें बार बार नहीं बनती हैं, इतिहास में ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और ये इतनी मूल्यवान है कि तत्काल में बना ही नहीं जा सकती है, इनकी अपनी ही एक वैल्यू। तो इस तरह की जो धरोहरें हैं इनका प्रबल संरक्षण आवश्यक है। तो ये एक काबिल तारीफ पहल है, इसे आप देख रहे हैं। यहाँ 100 मीटर का दायरा याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी भी विरासत स्मारक से केवल 1 मंजिला और 3.75 मीटर ऊंची इमारतों को 100 से 300 मीटर के बीच में अनुमति दी जाएगी। ये एक कंडीशन है।
ठीक है, और वो भी तब जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो परमिट देगा तब। और उसके साथ ये भी कहा गया कि ताजमहल से लेकर रामबाग तक शेष अंचल में 2 मंजिला और 7.5 मीटर से ऊंचे भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये नहीं कि आप वहाँ पर एफएल टावर खड़ा कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अच्छी बात। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो हमारा मैटर है उसमें कहा गया कि नितिन गडकरी जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश में 12,981 करोड़ रुपए की लागत वाली जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया है। मतलब बहुत बड़े पैमाने की ये योजनाएं हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। 6 जनवरी 2022 की बात है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, अयोध्या और बस्ती में ये 12,981 करोड़ रुपए की लागत वाली करीब 572 किलोमीटर लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। ये एक बड़ा मैटर है। और श्री गडकरी जी ने कौशाम्बी वाला जो क्षेत्र है अब यहाँ अलग अलग करके बताया गया, ये तो हमने ओवरऑल देखा। कौशाम्बी में 2,659 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जबकि 8,698 करोड़ रुपए की लागत वाली जो परियोजनाएं हैं वो अयोध्या में, मतलब 6 नेशनल हाईवे परियोजनाएं हैं, उनकी आधारशिला रखी गई है, उनका शिलान्यास किया गया। और बस्ती में कितना किया गया तो वो देख लीजिए। बस्ती में सबसे कम है 1,624 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 नेशनल हाईवे जो प्रोजेक्ट हैं उनका यहाँ पे शिलान्यास किया गया। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें आपको अलग अलग भी मालूम होना चाहिए और ओवरऑल जो है वो तो देखना ही है। इसके बाद आप देखें, अयोध्या में 84 कोशी परिक्रमा मार्ग बन जाने से श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या रिंग रोड बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या भी दूर हो जाएगी और भगवान श्री राम वनगमन मार्ग के निर्माण से महत्वपूर्ण तीर्थस्थल प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी और श्रृंगवेरपुर जो है ये धाम के तौर पे आपस में जुड़ जाएंगे, पवित्र धाम, जहाँ पे प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। मतलब वन जाने के रास्ते में उन्होंने जिस जिस स्थान पे हाल्ट लिया था या जहाँ जहाँ से वो गुजरे थे उन स्थानों को विकसित किया जाएगा। और नेशनल हाईवे नंबर 233, ये देखिए आप, NH 233, इसके निर्माण से लुम्बिनी स्थित भगवान बुद्ध की जन्मस्थली वाराणसी और सारनाथ से जुड़ जाएगी। मतलब न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध धर्म को भी इसमें तवज्जो दी गई। तो ये हमने देखा, इसकी लागत याद रखिएगा। इसके बाद अगले वाले टॉपिक की ओर चलते हैं और इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय विकास की 3,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो ये कैसा है, मतलब कौन सी परियोजनाएं हैं, आइए देखते हैं। 4 जनवरी 2022 की बात है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र की है, यहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों है, तो इसमें जो अर्बन एरिया की है उसमें 58,903 लाभार्थियों के, यहाँ नंबर याद रखिएगा, डाटा कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 58,903 लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली, दूसरी और तीसरी जो किस्त है, मतलब प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो किस्त है, उसकी 500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का ऑनलाइन अंतरण सभी नगरीय विकास परियोजनाओं की या नगरीय विकास की जो 3,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण है, ये सब काम किया। मतलब ये खाते में ट्रांसफर करने वाला काम है 500 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि, और इसके अतिरिक्त जो नगर विकास के लिए 3,800 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाएं हैं उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। तो ये दोनों काम यहाँ पर होते हैं और तारीख थी 4 जनवरी 2022 की। अब इन परियोजनाओं में स्मार्ट सिटी मिशन की लगभग 909 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 627 करोड़ रुपए की या उससे ज़्यादा लागत के करीब 28 सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, जो ठोस कचरे के निस्तारण के लिए प्लांट लगते हैं वो, और साथ में 13 लिगेसी वेस्ट रेमेडिएशन, ये जनपद आगरा में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जबकि 1100 पब्लिक टॉयलेट, पिंक टॉयलेट मतलब महिलाओं का जो है, इसका शिलान्यास। ये उत्तर प्रदेश जल, यहाँ कई कई परियोजनाएं हैं तो अलग अलग हैं, इनमें क्वामा इसीलिए लगा हुआ है या तथा करके बताया गया है। तो इसमें आप देखें कि 1100 पब्लिक टॉयलेट और साथ में उसमें पिंक टॉयलेट भी है, इनका शिलान्यास किया गया। और उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के तहत अमृत मिशन और राज्य सेक्टर की 926 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास ये किया गया। साथ में नगर निगम अयोध्या और मथुरा वृंदावन के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया गया, ये भी एक इसमें उद्घाटन हुआ था। कई सारे छोटे बड़े जो प्लान हैं इसमें शामिल है। अब इसके बाद आप देखें, नगर निगम गाजियाबाद की 606 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया। प्रदेश के 651 नगर निकायों में, यहाँ इसे साफ कर लेते हैं, ये देखिए आप, प्रदेश के 651 नगर निकायों में 1000 फ्री वाईफाई जोन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। मतलब यहाँ पे आप मुफ्त में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रदेश के 7 शहरों में 75 इलेक्ट्रिक बसों और 7 इलेक्ट्रिक बस डिपो की जो परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ किया गया। भाई जब इलेक्ट्रिक बस चलेंगी तो उनके लिए अलग से डिपो होना जरूरी है, तो यहाँ पे उनके लिए बस अड्डे का लोकार्पण किया गया। तो ये सारी परियोजनाएं इसमें शामिल है। मतलब कुल मिलाकर इनकी लागत जो है उसे आप देख रहे हैं और इसके अंदर इतने सारे प्रोजेक्ट शामिल। अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। तो अगला है सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का जो टूर्नामेंट था, और भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीत लिया है और इसलिए चर्चा में।
सिंधु ने अपने साथी भारतीय मतलब अपनी साथी भारतीय महिला ही होंगी तो मालविका बंसोड़ को हराकर 2017 के बाद दूसरा सैयद मोदी खिताब जीता है। ये इनका दूसरा खिताब है। और 2022 यहाँ देखिए आप 2022 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में 18 से लेकर 23 जनवरी 2022 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया था। मतलब ये टूर्नामेंट जो है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसका आयोजन का समय देखिए 18 से लेकर 23 जनवरी और इसका जो स्थान है वो लखनऊ का बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम। यहाँ बनारसी दास देखकर आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बनारस में है, ये लखनऊ में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है उसमें टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात की जा रही है। तो इंडियन ऑयल ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में और पंजाब के 23 जिलों में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। मतलब इसमें वो प्रतिबद्ध है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों तक हर साल उत्तर प्रदेश और पंजाब की पूरी आबादी की स्क्रीनिंग करना है और उसका परीक्षण करना है कि कहीं टीबी का कोई मामला तो उभर नहीं रहा है। मतलब टीबी मुक्त बनाना उद्देश्य है। ये आपने देखा। अगला वाला जो टॉपिक है उसमें कहा गया कि वाराणसी जो है वो कृषि निर्यात हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय की शाखा एपीडा जो है इसने 7 जनवरी 2022 को, यहाँ आप देखें डेट, इसमें उत्तर प्रदेश के संभावित जिलों की पहचान की ताकि उस क्षेत्र के निर्यात संवर्धन के लिए वाराणसी कृषि निर्यात हब इसके तहत उसे कवर किया जा सके। और अब इसमें खास बात यह है कि राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, बस्ती, चंदौली, जौनपुर और संत रविदास नगर माने भदोही, इन जिलों को शामिल किया गया है। संत रविदास नगर इसका नाम नहीं है लेकिन दस्तावेजों में जबरदस्ती अभी यही नाम चल रहा है। नाम चेंज हो गया है, अभी पुराने नाम में वापस आ गया है, भदोही। अब इसके बाद आप आगे देखें अगला वाला टॉपिक, कौन कौन से जिले हैं वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ताज महोत्सव 2022 को एक बार देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ताज महोत्सव 2022 का आयोजन 20 से लेकर 29 मार्च, यहाँ देखें अच्छा खासा लंबे समय तक ये चला था। तो 20 से लेकर 29 मार्च 2022 तक आगरा के शिल्पग्राम नाम के गांव में इसका आयोजन किया गया। और इस वर्ष के महोत्सव का जो थीम था, ये बहुत तेज पूछा जाता है थीम, तो इस वर्ष के महोत्सव का विषय था आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग। अच्छा नाम। और इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया था। तो इस तरह की जो पर्यटन या घूमने फिरने से संबंधित स्थलों के प्लान होते हैं तो उसमें पर्यटन विभाग ही इन्वॉल्व रहता है। यह शिल्पकारों के अभिनव कार्यों को प्रोत्साहित करने और उनके विभिन्न कौशलों को प्रदर्शित करने और उनकी सहायता करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। मतलब शिल्पकारों को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, यही इसका मेन टारगेट था। तो इसे हमने देखा। इसमें खास बात है इसका आयोजन का समय और थीम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह है, इसे आप देखिए। तो यूपी का जो ग्राम उत्कर्ष समारोह है ये 15 दिसंबर 2021 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश, मतलब ये समारोह का नाम लिखा हुआ है, ये आयोजित हुआ। तो इसकी आयोजित होने का जो समय है उसे ध्यान दीजिएगा, 15 दिसंबर 2021, यानी बीते हुए साल का जो आखिरी महीना था। और खास बात यह है कि इस समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं की। अब घोषणाएं क्या हैं, जैसे कि ग्राम प्रधानों का मानदेय जो है उसको 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 कर दिया जाएगा, माने और ज़्यादा मिलेगा। और क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है उसका मानदेय भी बढ़ा दिया जाएगा, माने पहले मिलता था 9,800 रुपये, अभी महंगाई के ज़माने में 11,300 रुपये उन्हें हर महीने दिया जाएगा। ये आपने देखा। और जिला पंचायत अध्यक्ष जो है उनका 14,000 से बढ़ाकर 15,500 माने 15,500 कर दिया गया है। तो ये कुछ अच्छी अच्छी घोषणाएं हुई। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर में एक आयोजन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अब ये विकास परियोजनाएं कौन कौन सी हैं वही हम लोग यहाँ थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 दिसंबर 2021 की यहाँ तारीख है, इसे तारीख को ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये तो बैकग्राउंड है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, डाटा से मतलब होना चाहिए। इसमें गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, एम्स गोरखपुर और ICMR जैसे जो केंद्र हैं वो शामिल हैं। मतलब पहली चीज़ तो उर्वरक संयंत्र के बारे में परियोजनाएं। अब इस पर डिटेल डाटा यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसे आप देखिए। गोरखपुर संयंत्र 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष स्वदेशी नीम कोटेड जो यूरिया है उसका उत्पादन उपलब्ध कराएगा। नीम कोटेड यूरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इससे संबंधित करंट अफेयर पूछा जाता है तो थोड़ा डिटेल में जाकर ये भी पूछा जा सकता है कि नीम कोटेड यूरिया असल में क्या होता है। मतलब उससे संबंधित भी कुछ वहाँ पे स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। ये संभव है, प्रश्न को अगर कठिन बनाने के लिए आयोग तत्पर हो जाएगा तो ये हमने देखा। और उसके साथ इसकी मात्रा ध्यान दीजिएगा, 12.7 लाख मीट्रिक टन। और गोरखपुर उर्वरक संयंत्र यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप 30 वर्ष से अधिक वर्षों से बंद पड़े, मतलब 30 से अधिक वर्षों से बंद पड़े इस संयंत्र को लगभग करीब 8,600 करोड़ रुपए की लागत से फिर से बनाया जाएगा। पहली चीज़ तो यह है कि 30 साल से भी ज़्यादा समय से बंद पड़ा हुआ है, तो इसको फिर से रीस्टार्ट करना अपने आप में चैलेंजिंग काम है, लेकिन यहाँ इसे रीस्टार्ट किया जाएगा और इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो 8,600 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी।
और एम्स गोरखपुर के बारे में खास बात क्या है, तो इसके पूर्ण क्रियाशील परिसर को 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित किया जाएगा। मतलब ये पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। और इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की गई है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना के तहत स्थापना की गई, तो योजना का नाम आप ध्यान दीजिएगा। और ICMR के बारे में यहाँ खास बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने ये ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र जो है, ये गोरखपुर में इसका नया भवन था, तो उसका उद्घाटन किया। ठीक है, इसके नए भवन का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है मोदी जी के हाथों से। तो ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को आप देख रहे हैं और उसके नीचे है गंगा एक्सप्रेसवे, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले सरयू वाले को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में, यहाँ जिले का नाम भी आप याद रखें, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। अब विशेष बात यह है कि इस परियोजना में क्षेत्र के जल संसाधनों का अधिकतम और इष्टतम इस्तेमाल करने के लिए या उसे सुनिश्चित करने के लिए 5 नदियों का नाम देखिएगा। घाघरा, सरयू तो है ही है, उसके अलावा देखिए घाघरा, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, ये भी नदियां हैं। तो इनको आपस में जोड़ा जाएगा, इनको जोड़ने का प्रावधान किया गया है। और इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले लाभान्वित होंगे, जिसमें बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, गोंडा है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर माने मगहर, गोरखपुर और महाराजगंज, इन्हें लाभ प्राप्त होगा। नदियों को आपस में लिंक किया जाएगा। हालांकि ये बहुत सकारात्मक पर्यावरण की दृष्टि से नहीं होता है, क्योंकि नदियों की वास्तविक संरचना खराब हो जाती है। अब इसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे को देखते हैं। इंसान है वो लाभ लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा 18 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, यहाँ जगह भी आपसे पूछी जा सकती है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी और कुल 594 किलोमीटर लंबाई वाला ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे जो है, ये 36,200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लागत से बनाया जाएगा। ये तो इसकी अनुमानित लागत है, लग कितना जाएगा ये अलग चीज़ है। जैसे आप मकान का एक एस्टिमेट बनाते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा पैसा हम मकान बनवाने में नहीं खर्च करेंगे, लेकिन जब बनना शुरू होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट इतना हो जाता है कि वो 10 लाख पहुँच जाता है। तो वही हाल सरकार के साथ भी होता है। मतलब एक प्लान बनता है कि इतना ही इसमें खर्च किया जाएगा, लेकिन बाद में वो बजट बढ़ जाता है। तो ये हमने देखा। अब इसमें खास बात यह है कि मेरठ के बिजौली गांव के पास से ये शुरू होगा। इसकी जो शुरुआत है याद रखिएगा, मेरठ का बिजौली गांव है और यहाँ से ये चलता हुआ एक्सप्रेसवे प्रयागराज का जो जुदापुर दांडू गांव है वहाँ तक जाएगा, मतलब उसके पास तक जाएगा। और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, यहाँ किसको किसको कनेक्ट कर रहा है वो देखिए, ये पूछा जा सकता है। तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, शाहजहांपुर में तो हुआ ही था इसका उद्घाटन, और इसके बाद हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। तो इसकी पूरी रेंज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखें, काम पूरा होने पर यह राज्य का जो पश्चिमी और पूर्वी इलाका है उसको जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। ये काम जब पूरा होगा तब। और शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ लैंडिंग की सहायता के लिए करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। मतलब इमरजेंसी लैंडिंग अगर करानी हो तो वहाँ पर कर सकते हैं। और इस एक्सप्रेसवे के किनारे पर एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप किया जाएगा ताकि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। ये अवसंरचना हम लोग विकसित कर रहे हैं, तो अवसंरचना के साथ उद्योगों पर भी जोर दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, लेकिन ये अवसंरचना और उद्योग ये दोनों ही पर्यावरण के शत्रु होते हैं। चाहे लाख सरकार प्रयास कर ले और लोग प्रयास कर ले, लेकिन जो डेवलपमेंट का रास्ता है वो विनाश के रास्ते से होकर गुजरता है। तो विनाश तो होगा, वो भी पर्यावरण का। फिलहाल ये अच्छी बात है, करंट अफेयर की न्यूज़ है तो आपको पढ़नी है। इसके बाद आप देखें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। ये जो फेज़ कंप्लीट हो रहा है, ये पहला फेज़ है। और इसमें आप देखिए कि पहले चरण की निर्माण लागत राशि जो है वो 339 करोड़ रुपए की है। अभी ये फर्स्ट फेज़ में इतना इन्वेस्टमेंट है। यह परियोजना अब लगभग 5 लाख वर्ग फीट के व्यापक क्षेत्र में विस्तारित है और पहले चरण में 23 भवनों का उद्घाटन किया गया। तो ये बहुत बड़ी परियोजना है। अभी इसका सिर्फ फर्स्ट फेज चल रहा है, अभी कई फेज इसमें और जोड़े जाएंगे। इसके बाद सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर हुआ ये पता होना चाहिए। तो मथुरा रोड पर स्थित जो पुराना किला है वहाँ पे सांस्कृतिक संध्या आयोजित होती है और आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो पूरा एक मास्टर कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत इसे आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है, जिसे ICCR कहा जाता है, उसके सौजन्य से संयुक्त रूप से इसे लोकार्पित किया गया। अब सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा किया गया। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था और इसमें 25 राज्यों के करीब 175 कलाकार जो हैं वो अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और उत्तर प्रदेश के चरकुला और कथक नृत्यों का भी यहाँ पर प्रदर्शन होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, नृत्यों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले टॉपिक को देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें आप देख रहे हैं वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना है। तो वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना की तर्ज पे ये
यहाँ देखें, नोएडा का जो सेक्टर 54 है उसके डंपिंग यार्ड को समुद्री बीच के रूप में तैयार किया जाएगा। डंप यार्ड सबसे गंदी जगह होती है, मतलब पूरे शहर भर का कबाड़ा वहीं पर रहता है। तो ऐसी गंदी जगह को समुद्री बीच के रूप में तैयार किया जाएगा और यहाँ बने तालाब में वाटर पार्क की तरह से वेब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये अपनी तरह का पहला प्रयोग है, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं था। और जहाँ वेटलैंड को शानदार बीच में तब्दील किया जाएगा, और ये वेटलैंड मतलब यहाँ पे वेस्टलैंड की बात हो रही है। अब इस परियोजना का जरा दायरा देख लीजिए, ये 25 एकड़ में बनेगी और इसका जो क्रियान्वयन है वो नोएडा प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। तो इसका जो विस्तार है उसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2019 की ग्रीनफील्ड विकास श्रेणी में नोएडा की इस वेस्टलैंड टू वेटलैंड जो परियोजना है, मतलब प्रोजेक्ट है, इसको सर्वश्रेष्ठ शहरी विकास परियोजना के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बड़ी बात है। और वेटलैंड्स क्या है? तो वेटलैंड का मतलब आप जानते ही हैं, ये आर्द्र भूमियाँ होती हैं जहाँ नमी होती है, पानी की प्रचुर मात्रा ये मिट्टी के अंदर सोखी हुई होती है और ये प्रकृति के लिए किडनी का काम करती है, मतलब पानी को फिल्टर करने का भी काम करती हैं। तो ये हमने देखा, जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करती हैं और अशुद्धियों को अपने अंदर रोक कर रखती हैं, और बहुत सारे जलीय पक्षियों का आवास भी होती है। तो इनके बारे में आप तमाम चीज़ें जानते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है इसमें कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है। तो मोदी जी के द्वारा 28 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक महानगर, मतलब कानपुर को औद्योगिक महानगर कहा जाता है यूपी का, तो यहाँ पर मेट्रो रेल परियोजना के फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया गया। ये पहला चरण है, याद रखिएगा। और मेट्रो का ये जो पहला चरण है ये आईआईटी कानपुर से लेकर मोती झील तक 9 किलोमीटर लंबा है, और कानपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है। तो ये जो लंबाई है पहले चरण की वो 9 किलोमीटर है, ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि 32 है कि 9 है। इसके बाद अगला जो इसमें पॉइंट है इसी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में ही, तो केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2019 को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो अनुमानित लागत है और 5 साल की समय सीमा, उसके साथ इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। तो 5 साल का समय है और इससे ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगने वाला है। अब इसमें जब ज़्यादा पैसा लग रहा है तो क्या होगा? तो यूरोपीय निवेश बैंक भी जो है वो इस परियोजना में ऋण देगा, मतलब कर्जा हम लोग ले रहे हैं करीब 650 जो मिलियन। इसमें जो धनराशि है वो यूरो में है, ये डॉलर में नहीं है। तो 650 मिलियन यूरो का ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। तो यहाँ जो निवेश करता है वो यूरोपीय निवेश बैंक है। और कानपुर मेट्रो देश में सबसे तेजी से बनने वाला मेट्रो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, यानी ये सबसे तेज गति से बनेगा। और कानपुर मेट्रो परियोजना का कार्य 15 नवंबर 2019 को शुरू किया गया था और 2 साल से भी कम के समय में करीब 10 नवंबर 2021 को 9 किलोमीटर की लंबाई वाले कानपुर आईआईटी से मोती झील तक का जो कॉरिडोर है उसका ट्रायल रन किया जाएगा। तो ये बड़ी बात है, मतलब बहुत जल्दी ये बनकर पूरा हुआ। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है उसमें लखनऊ के रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा डीआरडीओ के ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 26 दिसंबर 2021 की तारीख है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा स्थापित रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, इनकी आधारशिला रखी गई थी। और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी यूपीडीआईसी जो है, इसमें रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्लस्टरों के विकास में तेजी लाने के लिए करीब 22 एकड़ में फैले अपनी तरह के पहले रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। ये अपने आप में पहला है, मतलब अपने तरीके का पहला है। और इससे संबंधित या इससे जुड़े हुए जो 6 उपकेंद्र हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो पहला डीप टेक इनोवेशन एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है, ये फर्स्ट है। दूसरा जो है वो डिजाइन एंड सिमुलेशन केंद्र है। परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र ये तीसरा है। उद्योग जो विनिर्माण केंद्र है, मतलब डिजिटल विनिर्माण केंद्र है, उसे आप देख रहे हैं, वो चौथा है। और कौशल विकास केंद्र है। इसके अलावा व्यवसाय विकास केंद्र है। ये 6 हो गए टोटल। ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा घोषित ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये यूपीडीआईसी के लखनऊ नोड में एक अत्याधुनिक फैसिलिटी के तौर पे यानी सुविधा के तौर पे देखा जा रहा है। यह 200 एकड़ से भी अधिक के क्षेत्र को कवर करेगा और नए ब्रह्मोस एनजी यानी अगली पीढ़ी या जो अगला संस्करण है उसे अवेलेबल कराएगा, जो ब्रह्मोस हथियार प्रणाली को और आगे और ज़्यादा उन्नत बनाने का काम करेगा। मतलब आगे बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से उन्नति होगी। और अगले 2 से 3 वर्षों में ये नया सेंटर जो है ये तैयार हो जाएगा। प्रतिवर्ष 80 से लेकर 100 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों की दर से उत्पादन शुरू हो जाएगा। जब एक बार ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका उत्पादन तेज गति से होगा। ये हमने देखा। इसके बाद हैदरपुर जो वेटलैंड है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये आर्द्र भूमि बिजनौर में है, ठीक, यहाँ जगह भी आपको पता होनी चाहिए। हैदरपुर वेटलैंड ये बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। लगभग 6,908 हेक्टेयर की मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, मतलब इंसान ने इसको बनाया है। ये भारत की 47वीं रामसर साइट और उत्तर प्रदेश की 9वीं रामसर साइट के तौर पे मान्यता प्राप्त कर चुकी है। यह आर्द्र भूमि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर स्थित है। और हैदरपुर वेटलैंड एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण 1984 में हुआ था। और यहाँ की जैव विविधता और पक्षियों को आकर्षित करने की क्षमता को देखते हुए, मतलब विदेशी पक्षी जो हैं वो मंगोलिया और तमाम जो इस तरह के मरुस्थलीय इलाके हैं वहाँ से पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए यहाँ तक आते हैं प्रवास के लिए। तो इस तरह की लोकप्रियता को देखते हुए इसे आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। ये हमने देखा।
इसके बाद बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को देख लेते हैं। तो 2 फरवरी 2022 यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो होता है, उसके अवसर पर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर यानी मगहर वाले क्षेत्र में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात का जो खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है, इन दोनों को रामसर स्थल घोषित किया गया। अब बखीरा जो है ये 48वीं रामसर साइट है और उत्तर प्रदेश की 10वीं रामसर साइट है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। साथ में ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखीरा जो है, मतलब ये वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बड़ी संख्या में जो मध्य एशियाई पक्षी हैं उनकी प्रजातियों को सर्दी में सुरक्षित आवास उपलब्ध कराता है। मतलब यहाँ वो आते हैं सर्दी के मौसम में। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ गई है, पहले ही ज़्यादा थी, अभी और बढ़ गई है। बढ़कर कितनी हो गई? 10 हो गई। टोटल 10 हैं। कौन कौन से ये देख लेते हैं। तो अपर गंगा रिवर ब्रज घाट से नरौरा वाला जो स्ट्रेंच वाला है वो पहला है। उसके बाद नवाबगंज है, पक्षी अभ्यारण्य है, ये उन्नाव में है। सांडी जो है ये हरदोई में है, सब पक्षी अभ्यारण्य है। समसपुर जो है ये आपका रायबरेली में है। समन आपका मैनपुरी में है। पार्वती हरगा ये गोंडा में है। सरसई नवार इसको कहा जाता है, ये नावर नहीं, ये नवार है, इटावा में है। सूर सरोवर जो है इसे कीथम झील भी कहा जाता है, ये आगरा में है। हैदरपुर आपने देख ही लिया है, और उसके साथ बखीरा। तो इतने हैं, मतलब टोटल 10 हो गए। अगले टॉपिक को देखते हैं। गोरखपुर में 9,600 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य की जो विकास परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया गया। तो 7 दिसंबर 2021 को गोरखपुर में इसका लोकार्पण किया गया और ये विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। अभी उर्वरक वाला हमने पीछे देखा है, वही चीज़ है। और इस संयंत्र की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने 22 जुलाई 2016 में रखी थी, पीछे का है। और 30 वर्षों से भी अधिक अरसे तक बंद रहने के बाद इसे पूर्ण रूपेण फिर से चालू किया जाएगा और लगभग 8,600 करोड़ रुपए की लागत से इसका फिर से पुनर्नवीनीकरण है वो किया जाएगा। बना तो ये पहले से ही है, पुनर्निर्माण मतलब इसको फिर से एक बार चालू करने की आवश्यकता है। और यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता पाना ये लक्ष्य है, तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उससे प्रेरणा लेकर इसे शुरू किया जाएगा। और ये जो संयंत्र है ये स्वदेशी नीम कोटेड यूरिया का सालाना करीब 12.7 जो मिलियन टन उत्पादन है उसे उपलब्ध कराएगा। तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा अगर ये चालू हो जाता है। गोरखपुर स्थित जो एम्स है उसे पूरी तरह से काम कर रहे परिसर को राष्ट्र को समर्पित करने का काम यहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। ये भी एक प्रोजेक्ट था और 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसको बनाया गया है। तो ये चीज़ें हमने पीछे देखी हैं, वही चीज़ है। इसके अलावा जो ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है, मतलब ये गोरखपुर में ही है, इसके नए भवन का भी लोकार्पण किया गया है। अब इस क्षेत्र में ये ध्यान दीजिए, कुछ नई बात है। यहाँ खास बात यह है कि जापानी इंसेफेलाइटिस जो है इसके अलावा एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो है इसकी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतलब इस क्षेत्र में जापानी इंसेफेलाइटिस का प्रकोप ज़्यादा है, तो उससे निपटना अपने आप में चुनौती है, तो यहाँ उसकी भूमिका देखी जा रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं या जो आधुनिक सुविधाओं से लैस ये नया भवन है, ये संचारी और गैर संचारी रोगों के क्षेत्रों में अनुसंधान के नए क्षितिज के साथ साथ क्षमता निर्माण में भी सहायता करेगा। मतलब नए नए अनुसंधान होंगे, नई दवाओं का, नए टीकों का विकास होगा, नए तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थाएं बनेंगी। तो ये जो महामारी जैसी प्रकोप होते हैं, मतलब जापानी इंसेफेलाइटिस, ये जानलेवा सिद्ध हो जाता है, तो इससे निजात पाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा आप देखें कि केन बेतवा नदी जो है इसे आपस में जोड़ने वाली परियोजना ये फिर से चर्चा में है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर 2021 को केन बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिए वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी। अब यहाँ खास बात यह है कि कुल लागत जो है वो 44,605 करोड़ रुपए का अनुमान है, मतलब इतना हो सकती है, इससे ज़्यादा ही होगी। और 2020-21 की कीमतों के आधार पर इसे, मतलब आधार जो यहाँ बेस बनाया गया है वो बता दिया गया 2020-21 का, उसके आधार पर इसे तय किया गया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजनाओं के लिए केंद्रीय समर्थन के रूप में 39,317 करोड़ रुपए, सहायक अनुदान के रूप में 36,290 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूर किया है। यहाँ ऋण भी है। और यह परियोजना भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की अन्य परियोजनाओं का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। मतलब एक अगर सफल हुआ तो बाकी में भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और विश्व के सामने हमारी बुद्धिमत्ता और हमारा दृष्टिकोण परिलक्षित होगा। लेकिन पहले ये सफल होना चाहिए, ये बड़ी बात है। इस परियोजना के तहत केन का पानी, मतलब केन रिवर का पानी बेतवा में भेजा जाएगा। यह दाऊधाम बांध के निर्माण तथा दोनों नदियों को नहर से जोड़ने, मतलब लोअर उर परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना, इन सब के जरिए पूरा किया जाएगा। परियोजना में 10.62 लाख हेक्टेयर का जो रकबा है, मतलब क्षेत्र है, उसकी वार्षिक सिंचाई हो सकेगी। नदियों को क्यों जोड़ा जाता है? जो सिंचित क्षेत्र हैं उनको तो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जो असिंचित क्षेत्र हैं जहाँ नदियों के पानी की पहुँच नहीं है, वहाँ नदियों को जोड़ने से पानी की पहुँच हो जाती है और जल संसाधन का इस्तेमाल करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये हमने देखा। और 62 लाख की जो आबादी है उसे पीने का पानी मुहैया होगा। इसके अलावा 103 मेगावाट जो पनबिजली परियोजना है वो चल सकेगी। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा हो सकेगी। मतलब बहुत बड़े बड़े फायदे हैं, लेकिन सफल होगी तब। और परियोजना की उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के साथ 8 वर्षों में क्रियान्वित होने का प्रस्ताव है। मतलब हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसे 8 साल में हम एक्टिवेट कर देंगे।
यह परियोजना पानी की कमी से जूझते हुए बुंदेलखंड इलाके के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होगी, मतलब उसके लिए अमृत साबित होगी, ऐसा कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में ये फैला हुआ है और इस परियोजना से मध्य प्रदेश के पन्ना, यहाँ देख लीजिए मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ, तो मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन और यूपी में बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जहाँ फायदा पहुँचेगा ज़्यादा मात्रा में, उसको यहाँ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले करंट अफेयर के टॉपिक को देखते हैं, जो कि है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। हालांकि हमने इसे पीछे देखा है। इसमें 11 दिसंबर 2021 को बलरामपुर में इसका लोकार्पण किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया, और 9,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत से इसको बनाया गया है, जिसमें से कि करीब 4,600 करोड़ रुपए की जो लागत है उसका पिछले 4 वर्षों में प्रावधान किया गया। और इसमें नदियों का नाम इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। ये हमने पीछे भी देखा था, घाघरा तो इसमें ही है, सरयू है, सरयू का नाम है तो उसे आप आराम से पकड़ सकते हैं। इसके अलावा राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, इनको आपस में जोड़ने का सिस्टम है, मतलब प्रावधान किया गया है। तो उद्देश्य क्या होता है नदियों को जोड़ने का, तो हमने पीछे ही परिचय प्राप्त कर लिया है कि मतलब जल संसाधन का हम भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सके और जहाँ जल की आवश्यकता है या जहाँ जल का अभाव है वहाँ इसे पहुँचा सके। तो परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से भी अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6,200 से भी अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज को इससे लाभ पहुंचेगा। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीना एमपी और पनकी यूपी, मतलब बीना जो है ये मध्य प्रदेश, बीना रिफाइनरी, और पनकी जो है ये कानपुर में है उत्तर प्रदेश में। तो इनके बारे में ये पाइपलाइन परियोजना है, इस पर थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश की, यहाँ से लेकर पनकी कानपुर उत्तर प्रदेश का जो है वहाँ तक स्थित POL टर्मिनल तक बहुउत्पाद पाइपलाइन को ये मोदी जी के द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। तारीख यहाँ उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं 28 दिसंबर 2021 की तारीख थी। और 356 किलोमीटर लंबी परियोजना की लागत करीब 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की है। ये इसकी क्षमता याद रखिएगा। और इस परियोजना में टैंकेज क्षमता में वृद्धि करना और पनकी POL टर्मिनल पर रेल लोडिंग गैंट्री का निर्माण करना भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मतलब इसमें शामिल है। इस परियोजना की कुल लागत 1524 करोड़ रुपए है, जबकि यूपी में अगर देखा जाए तो 1227 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश में 297 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। मतलब बड़ा हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में। और यह परियोजना उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को कवर करेगी। अब ये जो डाटा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है और ये वाला भी महत्वपूर्ण है। तो 5 जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? इसमें ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, कानपुर देहात है, कानपुर नगर है, मतलब पूरा कानपुर है, और मध्य प्रदेश है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, कानपुर पूरा जो एरिया है वो इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश के 2 जिले इसमें कवर होते हैं, ठीक है। यूपी के 5 हैं और MP के 2 ही हैं मात्र। वो कौन कौन से हैं? तो सागर और टीकमगढ़ है। तो इन्हें याद रखिएगा। साथ में इसकी जो लागत है उसको याद रखिएगा कि यूपी के लिए इसमें कितना धनराशि आवंटन या कितना उस पर खर्च किया जा रहा है। ये हमने देखा पाइपलाइन परियोजना को। अब इसके बाद वन लाइनर देख लेते हैं। ये तो हमने पैराग्राफ वाले करंट अफेयर देखे थोड़ा डिटेल मैनर में। अब यहाँ एक एक लाइन के करंट अफेयर है जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, एक लाइन का दूसरी लाइन से जुड़ाव हो या आवश्यक नहीं। तो पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है उसमें कहा गया कि 26 जनवरी 2022 यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पे उत्तर प्रदेश के 79 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक यानी सेवा पदक से सम्मानित किया गया। और उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी को वीरता के लिए पुलिस पदक यानी PMG से सम्मानित किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस मेडल जो है ये उत्तर प्रदेश के 5 पुलिसकर्मियों, और इनके नाम है विजय प्रकाश, श्रीपति मिश्रा, सुशील पांडे, मिश्रीलाल शुक्ला और कृष्णचंद्र मिश्रा, इन्हें दिया गया। ये हमने देखा। इसके बाद अगले टॉपिक को देखते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 3 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अभिनव कुमार चौधरी समाज सेवा के क्षेत्र में, चंधारी सिंह चौधरी खेल के क्षेत्र में और जिया राय को भी खेल के क्षेत्र में। ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 5 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें व्योम आहूजा जो है इन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में, कुंवर दिव्यांश सिंह जो है इन्हें वीरता के क्षेत्र में, मतलब वीरता के लिए, चिराग भंसाली को नवाचार के लिए, मोहम्मद शोएब को शैक्षणिक क्षेत्र में और मोहम्मद रफ़ी को खेल के क्षेत्र में। ये हमने देखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत IIT कानपुर के द्वारा डेवलप की गई ब्लॉकचेन संचालित जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके PMRB 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किया। ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसे देखिए। 22 जनवरी 2022 को देश भर में टॉप 10 जो प्रदूषित शहर हैं उनकी सूची जारी की गई। ये टॉप 10 सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाले क्षेत्र हैं, इन्हें आप देखें। और इसमें बनारस को देश में तीसरे सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहर के तौर पे देखा गया।
ये जो लिस्ट है ना, ये 22 जनवरी को जारी की गई थी और पूरे देश भर में 10 ऐसे शहरों को चुना गया जिसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। तो इसमें बनारस का तीसरा स्थान था और जौनपुर जो है वो दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। तो ये चिंताजनक बात है। उत्तर प्रदेश के ये दोनों जो जिले हैं, यहाँ ये प्रदूषित शहरों की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं और टॉप 10 जो प्रदूषित शहर हैं उनकी सूची में 9 शहर उत्तर प्रदेश के ही हैं। ये और ज़्यादा चिंताजनक बात है। घाटमपुर, जौनपुर, वाराणसी, सीतापुर, मडियाहूँ, उन्नाव, नानापारा, पटना, ये पटना बिहार वाला है। इसके अलावा अकबरपुर, कानपुर, इस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। ये ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया, लेकिन जो यूपी वाले हैं उन्हें कम से कम आप याद रखिएगा। और अगले टॉपिक में कहा गया है कि प्रसिद्ध कथक नृत्य नर्तक जो है, यहाँ नृतक लिखा हुआ है, ये नर्तक होगा, पंडित बिरजू महाराज। इनका 17 जनवरी 2022 को देहावसान हो गया और इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। लखनऊ में ये पैदा हुए थे और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से ये सम्मानित हुए थे, मतलब उसके प्राप्तकर्ता थे। उन्हें उनके शिष्यों और अनुयायियों के द्वारा प्यार से पंडित जी या महाराज जी कहा जाता था और वे भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। तो इनका देहावसान हुआ है, इसलिए ये चर्चा में है और ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे। इसके बाद वर्ष 2021 के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNIT इलाहाबाद प्रयागराज, वही बात है, प्रयागराज की ही बात करेंगे, का 18वां जो वार्षिक दीक्षांत समारोह है, ये 18 जनवरी को वर्चुअली आयोजित किया गया था। इसकी विशेषता यह है कि दीक्षांत समारोह तो हर साल ही आयोजित होता है, लेकिन ये वर्चुअली आयोजित हुआ था और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार जी थे। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद यानी प्रयागराज में नवनिर्मित सिंथेटिक बास्केटबॉल और लॉन टेनिस कोर्ट यानी दाता बैच के नाम पे कोर्ट 87 और पुनर्निर्मित लड़कियों और लड़कों के जिम का उद्घाटन ये 16 जनवरी 2022 को MNIT इलाहाबाद के निदेशक और MNIT पूर्व छात्र संघ के जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी, उनके द्वारा किया गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इस अवसर पर सम्मानित अतिथि श्री राज दुबे, कार्यकारी निदेशक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और 1987 मैकेनिकल बैच के पूर्व छात्र थे। तो यहाँ के ये भूतपूर्व छात्र जो हैं ये इस अवसर पर उपलब्ध थे। ये हमने देखा। अब अगले टॉपिक को देखते हैं। यहाँ आप देखें, NDTV के उत्तर प्रदेश ब्यूरो के कार्यकारी संपादक और वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान, इनका 14 जनवरी 2022 को देहावसान हो गया। पत्रकारिता में शानदार योगदान के लिए इन्हें रामनाथ गोयनका पुरस्कार और राष्ट्रपति के द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों के लिए ई गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों के 5 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसमें से 2 को उच्च शिक्षा के इसमें से 2 पुरस्कार जो हैं, कुल टोटल इनकी संख्या कितनी है? 5 है। 2 पुरस्कार जो है वो उच्च शिक्षा विभाग को दिए गए हैं और यह पुरस्कार 23 जनवरी 2022 को MNIT प्रयागराज में एक समारोह में प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री के लिए यूपी दर्पण डैशबोर्ड को उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है और उच्च शिक्षा विभाग को नया कॉलेज पाठ्यक्रम खोलने के लिए ऑनलाइन एफिलिएशन पोर्टल और डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के लिए SIG ई गवर्नेंस पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। तो ये अवार्ड जो दिए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए किसको दिए गए हैं और किस लिए दिए गए हैं। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है, यहाँ आप देख रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इस वर्ष उत्तर प्रदेश जिला श्रेणी में मतलब उत्तर प्रदेश की जो जिला श्रेणी है उसमें अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को यह अवार्ड दिया गया है, जबकि वाराणसी के बलुआ ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत उत्तर क्षेत्र का पुरस्कार जीता है। तो जिले के तौर पे मुजफ्फरनगर है और वाराणसी का जो बलुआ है वो ग्राम पंचायत के तौर पे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। इसके बाद अगला वाला हमारा टॉपिक जो है उसको देखते हैं। तो स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी IIT कानपुर चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर विषय शिक्षण और अनुसंधान के एक मंच ने दुनिया के सबसे उन्नत कृत्रिम हृदय को, या जो आर्टिफिशियल हार्ट है, उसको विकसित करने के लिए एक चुनौती आधारित कार्यक्रम हृदय यंत्र के शुभारंभ की घोषणा की है, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी है, आर्टिफिशियल हार्ट बनाना, और एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो ये एक टॉपिक है। इसके बाद अगले वाले मुद्दे को देखते हैं। यहाँ तक हमने देखा। अगला जो टॉपिक है उसमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद सहारनपुर के देवबंद में, यहाँ स्थान आप याद रखिएगा, कभी कभी स्थान पूछ लिया जाता है, 4 जनवरी 2022 को आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी ATS जो है, इसकी नई इकाई के भवन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया है। कहाँ पर किया है? तो ये सहारनपुर का जो देवबंद है वहाँ पर किया गया है। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में फायर स्टेशनों का भी लोकार्पण किया गया है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो जनपद सहारनपुर में करीब 199 करोड़ रुपए की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सारा शिलान्यास और लोकार्पण जो है ये सब किया गया है। इसके बाद अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है उसमें कहा गया कि 2 जनवरी 2022 को मेरठ में सरधना तहसील क्षेत्र जो है उसका गांव है सलावा, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। ये ध्यान दीजिएगा, जगह मेरठ में सरधना तहसील में पड़ता है सलावा गाँव, वहां पर ये खुलेगा और ये प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। इस कचरे को जरा साफ कर लेते हैं। अब देखिए,
हाँ, ये प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा और इस विश्वविद्यालय का निर्माण 700 करोड़ रुपए की लागत से और 91.38 जो एकड़ का क्षेत्रफल है उसमें किया जाएगा। तो इसका विस्तार भी आप देख सकते हैं और इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो भी देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है वो लखनऊ में स्थापित की जाएगी। पूछा जा सकता है, ये तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से आप जो फैक्ट हैं उन्हें देख सकते हैं। और इसमें सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं हैं। यह सेटअप स्टैंड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस यानी फ्रांस में आयोजित होने वाले 2024 के पैरालंपिक में भारत की पदक की संभावनाओं में सुधार करेगा। मतलब पदक के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन ओलंपिक वाले हिस्से में बहुत खराब रहा है। हम आबादी के मामले में अगर देखा जाए तो चीन के बाद दूसरे नंबर पर है और युवा आबादी हमारे यहाँ अच्छी खासी है। तो ऐसी स्थिति में पदक की उम्मीद भी हमसे बढ़ जाती, लेकिन पदक के क्षेत्र में हमारा जो प्रदर्शन है वो किस वजह से फिसड्डी है, ये थोड़ा सा एक चिंतनीय प्रश्न है। तो यहाँ इसी उद्देश्य से इसे बनाया गया है, इसे आपने देखा। इसके बाद आप देखें कि बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया है। ये एक बड़ी चीज़ है। इसके बाद अगले वाले टॉपिक को देखते हैं, यानी अगली वाली लाइन को देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा के लोखरी गांव में एक मंदिर से अवैध रूप से हटाई गई 10वीं शताब्दी की बकरी के सिर वाली योगिनी की जो पत्थर की मूर्ति है वो भारत को वापस की जा रही है। ये एक बड़ी चीज़ है। हालांकि इसमें करंट अफेयर में जितने टॉपिक हैं सब बड़े ही हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा रोचक होते हैं, तो इसे आप देख सकते हैं। और ये भूलते नहीं हैं, जो उबाऊ तथ्य होते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भूलते नहीं। तो बकरी के सिर वाली ये योगिनी है और इसकी जो पत्थर की मूर्ति है इसे अवैध रूप से हटा दिया गया था, ये भारत को वापस की जा रही है। और लंदन के भारतीय उच्च आयोग ने 1980 के दशक के आसपास लोखरी में एक मंदिर से अवैध रूप से हटाई गई इस मूर्ति की बरामदगी और स्वदेश भेजे जाने की घोषणा की। इसके बाद आप देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी जो है ये 2021 में 19,000 उड़ान घंटों का नया रिकॉर्ड बना चुकी है और इसकी वर्ष 2020 में, ये 2021 का डाटा है, 2020 में क्या है तो 11,641 उड़ान घंटे थे। तो ये पीछे वाला रिकॉर्ड है, उसको भी आप याद रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन एकेडमी जो है इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1986 में फुर्सतगंज एयरफील्ड जो है वहाँ पर की गई थी और ये वर्तमान में अमेठी जिले में पड़ता है। तो इतना हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें कहा गया कि 29 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ के शताब्दी समारोह के अवसर पर शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया और साथ में डाक टिकट और शताब्दी स्मारिका का भी विमोचन किया। तो ये चीज़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 27 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के गोड्डा में 450 करोड़ यहाँ आप देखें ये 450 करोड़ रुपया है, ये करोड़ पहले होना चाहिए था और रुपया बाद में, तो इसे ध्यान दीजिएगा। 450 करोड़ रुपए की लागत से करीब 65.6 के एकड़ का जो क्षेत्रफल है उसमें बने हुए एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया है। तो ये तारीख आप याद रखें और जगह याद रखें। इसके बाद देखिए 100 साल पहले वाराणसी से चुराई गई कनाडा में मिली देवी अन्नपूर्णा की एक मूर्ति अपने सही स्थान पर वापस आने के लिए तैयार हो गई है और काशी में, मतलब वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। देवी अन्नपूर्णा का मंदिर वैसे भी ये काशी विश्वनाथ मंदिर का मतलब उसके परिसर की शोभा है और इसकी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर है। इसे आप यहाँ देख सकते हैं। भारत और रूस ने 6,01,427 असॉल्ट राइफल AK-203 की खरीद के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के कोरबा अमेठी में एक संयुक्त उद्यम इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ तक तो ये प्रश्न बनता है कि ये चर्चा में क्यों हुआ, क्योंकि यूपी का हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेठी में इसका जो शुरुआत है वो किया जाएगा, मतलब निर्माण किया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्पन्न दुनिया भर के मशहूर, मतलब दुनिया भर में काफ़ी फेमस है पश्मीना ऊन। इसके उत्पाद अब वाराणसी में भी बनाए जाएंगे। ठीक है, पश्मीना ऊन से बनने वाली शॉलें या जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, काफ़ी मूल्यवान होते हैं। तो अब वाराणसी में भी इसका उत्पादन होगा, इसे वाराणसी में बुना जाएगा और कच्ची पश्मीना ऊन के प्रसंस्करण के साथ इसे ऊनी कपड़े में तब्दील किया जाएगा। विरासत में प्राप्त पश्मीना बुनाई शिल्प को जम्मू कश्मीर के बाहर पेश करने और अनूठी कला से देश के जो शेष कारीगर हैं उन्हें परिचित कराने का ये अच्छा प्रयास है, मतलब पहला प्रयास। और वाराणसी में रोपवे परियोजना की प्रमुख पहल के तौर पर 15 दिसंबर 2021 को राज्य मंत्रिमंडल ने व्यवहार्यता अंतर्वित्त पोषण और इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्ताव के लिए अनुरोध दस्तावेज, मसौदा रियायत दस्तावेज इत्यादि को मंजूरी दी है। तो ये आप देखें, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 3.65 किलोमीटर की ये परियोजना है जो कि वाराणसी कैंट से शुरू होकर साजन तिराहा और रथ यात्रा होते हुए चर्च क्रॉसिंग तक जाएगी। तो इसका जो रूट है ना वो आपको पता होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को लखनऊ में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्थापित किए जाने वाले रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्लस्टरों के विकास में तेजी लाने के लिए 22 एकड़ में अपनी तरह के पहले DDT सेंटर जो है इसकी स्थापना की जाएगी।
और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ये तो हमने यहाँ तक देखा। यहाँ देखिए अगला वाला टॉपिक। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 24 दिसंबर 2021 को राज्य में 8 नए 50 बेड के एकीकृत आयुष अस्पतालों का लोकार्पण किया है। 8 नए आयुष अस्पताल ये देवरिया, कौशाम्बी, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, संत कबीर नगर, कानपुर देहात, ललितपुर में स्थित है। कहाँ कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए, जगह पूछी जा सकती है। और सर्बानंद सोनोवाल जी ने अयोध्या वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आयुर्वेद के लिए एक नए आयुष शैक्षणिक संस्थान की आधारशिला भी रखी है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके बाद अगले टॉपिक को देखते हैं। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस और राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा नेफेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने 5 जनवरी 2022 को पंचशील भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण परियोजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद जो है, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके 6 ब्रांड शुरू किए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के शहद के लिए ODOP अवधारणा के अंतर्गत ब्रांड मधु मंत्र, इसका विकास किया गया है। ये सहारनपुर का शहद है। और मल्टीफ्लोरा शहद ये फ्री रेंज मधुमक्खियों के द्वारा एकत्र किया जाता है और 500 ग्राम कांच की बोतल की प्रतिस्पर्धी कीमत जो है वो 185 रुपये है। तो दाम भी उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि शुद्ध शहद का होना चाहिए। इसके बाद आप देखिए अगला वाला टॉपिक। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी ने 2021 में, ये वाला हमने पीछे भी देखा था कि इस बार उड़ान घंटे का एक नया रिकॉर्ड बना है जो कि 19,000। और 1986 में फुर्सतगंज एयरफील्ड में ये इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी जो है इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में अमेठी जिले में है। तो ये रिपीट कर गया है। और लास्ट वाला जो हमारा डाटा है ये सबसे अंतिम है कि इंडियन ऑयल ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में तथा पंजाब के 23 जिलों में शहर समन्वय समितियों, जिला स्वास्थ्य समितियों, तकनीकी सहायता समूहों आदि के एकीकृत प्राथमिकता वाली पहल के माध्यम से एक सक्षम वातावरण प्रदान करके भारत में राष्ट्रीय टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम का समर्थन करने का संकल्प लिया है। और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों तक हर साल उत्तर प्रदेश और पंजाब के सभी लोगों की स्क्रीनिंग और परीक्षण करना है। एक बार रोगियों को सूचित करने के बाद उनका उपचार राष्ट्रीय टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही किया जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये करंट अफेयर के 1 लाइनर और पैराग्राफ वाले जो फैक्ट हैं उन्हें कवर किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको उतना ही लाभ देगा जिस अपेक्षा से हमने इसे बनाया है और इससे आप एक बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।